अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका नया सबक, और नया सबक है खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2। तो हम पिछले जमात में पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं। खुर्दबीनी जानदार हमारे अतराफ़ में हर जगह पर मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर वो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। यानी वो इतने छोटे होते हैं जसामत में कि हम उन्हें नहीं देख पाते। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स खुर्दबीनी जानदार हमारे अतराफ में मौजूद है? तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, फंगाई जिसे कहते हैं, फपून, और अलगाए और प्रोटोजोआ। तो ये तमाम जो है खुर्दबीनी जानदार की अक़साम हैं जो हमारे अतराफ़ में मौजूद होती हैं। और ये जो अक़साम यहाँ पे बताई हुई है, ये तमाम अक़साम जो है हमारे अतराफ़ में मौजूद है। कहीं ना कहीं आप जहाँ बैठे हैं, आपके हाथों पर, आप जिस प्लेट में खाते हैं उस पे, आपकी किताब पे, हर जगह पर खुर्दबीनी जानदार मौजूद हैं, लेकिन वो जो है हमें नज़र नहीं आते। और ऐसे ही एक वायरस से आजकल हम जूझ रहे हैं ना, कोरोना वायरस। तो ये भी एक तरह का खुर्दबीनी जानदार है जो हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन ये सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में जा सकता है, इसलिए हमें मास्क लगा कर रहना है ना। तो किताब में पहला सवाल पूछा हुआ है कि कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार हमारे लिए मुफीद है। तो हमारे अतराफ़ में कुछ तमाम खुर्दबीनी जानदार जो है वो नुकसानदेह नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार मुफीद भी होते हैं, जो दूध को दही में तब्दील करते हैं, चीज़ बनाने में काम आते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, और ये हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं। राइट, हमारे जिस्म के अंदर भी खुर्दबीनी जानदार मौजूद हैं, तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। तो तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदार नहीं होते, कुछ फ़ायदा मंद भी होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ बताए गए हैं, और पिछली जमात में, 9वीं जमात में, आपका बाकायदा एक सबक आपने पढ़ा है फ़ायदा मंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार के बारे में। तो अगर उसका थोड़ा सा रिवीजन लेना होगा आपको, तो आप स्टैंडर्ड 9th की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पर ये चैप्टर के ताल्लुक से मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो हार्मफुल भी होते हैं, और इसकी वजह से बीमारियां होती हैं, रिंग वॉर्म्स होते हैं, एथलेट्स फुट वगैरह, इस तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन फ़ायदेमंद भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ जो है, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। दूध, चीज़, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मक्खन है, चीज़ है, ये तमाम की तैयारी में, दही है, योगर्ट है, इसकी तैयारी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बेकरी के जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्रेड है और पिज़्ज़ा है, केक है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि ये फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदा दोनों होते हैं। खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल करके कौन कौन सी अशिया बनाई जाती हैं, ये दूसरा सवाल है आपकी किताब की शुरुआत में दिया हुआ। तो कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है? मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैंने बताई, दूध से बनने वाली चीज़ें, दही है, योगर्ट है, चीज़ है। चीज़ की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। चॉकलेट्स बनाने में, वाइन्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स में इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, और ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और एक इकोसिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। लोग यानी इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं फूड में, खाने में, और मेडिसिन्स, दवाओं में। इकोसिस्टम यानी हमारे माहौल में इसका इस्तेमाल होता है डिकम्पोजिंग में और रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में।
इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इतलाकी खुर्दबीनी हयातियात। कुछ गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदारों से मुताल्लिक़ खामरे, प्रोटीन, इतलाकी जिनेनियाती साइंस, सालमी हयाती टेक्नोलॉजी का मुताला जिस शाख में किया जाता है उस शाख को इतलाकी खुर्दबीनी हयातियात कहते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस बताई गई हैं यहाँ पर, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इस मुताल्लिक़ का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाता है और खुर्दबीनी जानदारों की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा, दवाएं वगैरह की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया जाता है। तो साइंस की इस शाख को क्या कहते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अब देखते हैं, सनती खुर्दबीनी हयातियात। खुर्दबीनी जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल यानी इंडस्ट्रीज़ में इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, इससे मुताल्लिक़ साइंस होने की वजह से इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार जो है इसमें शामिल है। इसके लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी हयाती तामुलात बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो खुर्द हयाती तामुलात होते हैं वो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और ज़्यादा मिक़दार में जो है चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। सनती खुर्दबीनी हयातियात के अब कुछ अहम पहलू देखते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की एक शाख है हम कह सकते हैं, और इसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे कि इसके अहम पहलू क्या हैं। तख़मीरी अमल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया बनाना जैसे पाव, पनीर, वाइन, कीमियाई अमल के लिए दरकार खाम माल, खामरे, ग़िज़ाई अज्ज़ा, मुख्तलिफ़ दवाएं वगैरह, ये इसका पहला पहलू है। हम कह सकते हैं कि वाइन जो बनाई जाती है एक तरह की शराब, इसके अलावा दवाएं, इसके अलावा ब्रेड और चीज़ और पनीर और ऐसी तमाम चीज़ों की तैयारी। इसके अलावा दूसरा इसका अहम पहलू है, पहला तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी हो गई, दूसरा कहाँ पर है अहम पहलू इसका, दूसरा पॉइंट कि कचरे का मुनासिब इंतज़ाम और आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल। यस, प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडेशन इसे कहते हैं। और ये बायोरेमिडेशन में क्या होता है, इंजेक्ट किए जाते हैं माइक्रोब्स ताकि ये जो है कचरे को डिग्रेड कर सकें और जो नुकसानदा अवामिल हैं उनको भी जो है ये क्लीन करते हैं। क्लीनिंग अप में इसका इस्तेमाल होता है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू चेंज हार्मफुल केमिकल्स इनटू हार्मलेस वंस, यानी जो नुकसानदा केमिकल्स होते हैं उसको ये उसका नुकसान को ख़त्म कर देते हैं और फिर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूज टू क्लीन अप हैजार्डियस वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फार्म, सिटीज़ एंड ऑयल स्पिल्स। इंडस्ट्रीज से जो नुकसानदा वेस्ट निकलते हैं, बेकार मादे जो माहौल में खारिज होते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ और फार्म्स और शहरों में ऑयल स्पिल्स वगैरह, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैदावार, प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सी पैदावार जो है की जाती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें जो है खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं। सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी डेयरी की पैदावार, जिसमें दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें शामिल हैं। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने से इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है। देखिए, दूध जो होता है ये बहुत अहम ग़िज़ा है इंसानों की, और कई सालों से इंसान दूध का बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने में इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है, जैसे से दूध से चीज़ बनाया जाता है, मक्खन, क्रीम,
केफिर, नीचे तस्वीर में भी आप केफिर देख सकते हैं। ये केफिर जो है ये बकरी के दूध से बनाई गई दही जैसी शय होती है। योगर्ट, योगर्ट भी जो है दही जैसी शय है, लेकिन दही से काफ़ी ये गाढ़ा होता है और इसमें पानी नहीं होता। इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान दूध में मौजूद पानी के तनासुब और तेज़ाबियत में तब्दीली होती है और साख्त, जायका और खुशबू में इजाफा होता है। ये तमाम चीज़ें दूध से ही बनाई जाती हैं, लेकिन इनका जायका अलहदा है, इनकी साख्त अलहदा है, और दूध में मौजूद पानी का तनासुब और जो उसका एसिडिटी लेवल है उसमें भी इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और नई चीज़ें जो है हासिल होती हैं। अब ये तमाम तामुलात जो है, पहले तो लोग घरों में सारी चीज़ें तैयार करते थे, है ना, चीज़ हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, लेकिन अब ये तमाम तामुलात जो है बड़े पैमाने पर और बेहतर सलाहियत के साथ अंजाम दिए जाते हैं। यानी बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़ी बड़ी सनतें हैं, जहाँ पर डेयरी अशिया तैयार करने के लिए उमूमन दूध में मौजूद बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल होता है। फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन मिल्क, दूध में कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यस, जो दूध आप पीते हैं ना, उस दूध में ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है और जब आप पीते हो तो ये आपके जिस्म में चले जाते हैं, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया और इसके बाद जो है बेसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिस वगैरह, ये तमाम बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं, तो ज़्यादातर इनका ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ चीज़ को बनाने के लिए रेशेदार फपूंद का इस्तेमाल होता है। ये आप चीज़ में देख सकते हैं, एक जूम इमेज बताया गया है रेशेदार फपूंद किस तरह से होती है। तो सिर्फ चीज़ को बनाने के लिए ही इस रेशेदार फपूंद का इस्तेमाल होता है, बाकी दूध में मौजूद भी बैक्टीरिया होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। योगर्ट, मक्खन, बालाई वगैरह की तैयारी के लिए बुनियादी तामुल जो एक बेसिक हम कह सकते हैं रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो होता है बेसिक, वो सेम है। सबसे पहले दूध को पाश्चराइज करके दीगर खुर्दबीनी जानदार को फना कर देते हैं। इसके बाद लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से दूध में तखमीरी अमल किया जाता है। इस तामुल में दूध की लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में तब्दील होती है और लैक्टिक एसिड की वजह से दूध की प्रोटीन जो है वो मुंजमद हो जाती है, जिसे कोगुलेशन कहते हैं, और ये मुंजमद होकर जायका और खुशबू वाले मुरक्कबात तैयार होते हैं। मसलन डायएसिटिल में मक्खन का जायका होता है। देखिए ये मिल्क है, मिल्क में जो है क्या होता है, लैक्टोज मौजूद होता है, लैक्टोज शुगर मौजूद होती है, ये तब्दील हो जाती है किस में, लैक्टिक एसिड में तब्दील होती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से कोगुलेशन का अमल होता है, और फिर क्या होता है, दूध जो है वो खुशबू और जायकेदार बन जाता है। तो ये बुनियादी एक अमल है जो जितनी भी बेसिक जो दूध से अशिया बनाई जाती है उसमें होता ही है। रॉ मिल्क को पेस्चराइज किया जाता है, कल्चरिंग की जाती है, और यानी लैक्टोबैसिलाई की मदद से, ये लैक्टोबैसिलाई देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि ये डाला जाता है, तखमीरी अमल किया जाता है, स्टीरिंग और कुकिंग की जाती है, चीज़ फॉर्मिंग और फिर रिपिंग ये की जाती है। तो ये अमल बेसिक अमल है, ये होता ही है दूध से जब कोई शय तैयार की जाती है। अब देखते हैं योगर्ट की पैदावार। योगर्ट आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर दुकानों पर इस तरह के पैक्स में, फ्लेवर में भी मिलते हैं, प्लेन के, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर्स में योगर्ट्स मिलते हैं, और इस तरह से ग्रीक योगर्ट्स जो है अमूमन उस पर लिखा होता है। अगर आपने कभी नहीं खाए हैं तो अपने घर के करीब का कोई सुपरमार्केट जैसे डिमार्ट, बिग बाज़ार, यहाँ पर जाकर आप जो है इसे ख़रीद कर खा सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता, 20, 25 या 30 रुपए का एक डब्बा आता है इसका। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की मदद से खटास का इस्तेमाल करके तैयार होने वाले दही को योगर्ट कहते हैं। इनकी सनती पैदावार के लिए दूध की प्रोटीन हासिल करने के लिए दूध का पाउडर मिलाते हैं।
ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दूध इस्तेमाल नहीं होता है, दूध का पाउडर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। दूध गर्म करके नीम गर्म हद तक उसको ठंडा करते हैं और इसमें स्ट्रिप्टोकाकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी इन जरासीम को 1:1 के तनासुब में आमेज़े में मिलाते हैं। स्ट्रेप्टोकाकस की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होकर प्रोटीन का जेल बनता है और दही फिर जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए योगर्ट प्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है, मिल्क प्रोडक्ट्स और हीट ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है, उसको फिर पहले गरम किया जाता है 90 डिग्री तक, फिर नीम गरम यानी उसको 40 डिग्री तक ऑलमोस्ट लाया जाता है। बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग योगर्ट बैक्टीरिया, फिर इसमें योगर्ट बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं और कौन से हैं ये हमने देखे है ना, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रो, ये मिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद फर्मेंट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, मिल्क शुगर जो है लैक्टोज लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है और इसके बाद गिव योगर्ट इट्स एसिड टेस्ट। फर्मेंटेशन फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए इसे रखा जाता है और स्टोरेज टैंक एट 4.5 डिग्री। स्लो डाउन फर्दर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एक बार योगर्ट तैयार हो गया तो उसको फिर उठाकर 4.5 डिग्री तक ठंडे जगह पर रखना पड़ता है, यानी उसको फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि मज़ीद बैक्टीरियल फर्मेंटेशन उसमें ना हो। अब देखिए इसमें बैक्टीरिया आ गए हैं, अब अगर इसको आप बाहर गर्म में रखेंगे तो मज़ीद बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा और इसका मज़ा फिर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको उठाकर एक बार ये बन गया तो उसको स्टोर करने के बाद इसे फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इस तरह से योगर्ट तैयार किया जाता है। लैक्टोबैसिलाई की वजह से एसिटाल्डिहाइड जैसे मुरक्कबात बनते हैं और दही को मखसूस जायका हासिल होता है। योगर्ट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ लाइव बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ये अभी हमने देखे और स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलस ये हमने देखे, ये इसमें आपके योगर्ट में मौजूद होते हैं। तो जो आप योगर्ट खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं और ये योगर्ट के साथ आपके जिस्म में चले जाते हैं, तो ये लाइव बैक्टीरिया उसमें होते हैं। योगर्ट में फिर फलों का रस मिलाकर मुख्तलिफ जायकेदार योगर्ट हासिल किए जाते हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट और मैंगो योगर्ट तस्वीर में आप देख सकते हो, है ना। मलबेरी, ग्रीन बेरी के योगर्ट्स बनाए जाते हैं और ये खाने में यकीन मानिए बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये जो एपिगामिया के योगर्ट्स हैं ये हमारे करीब के आपके स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर खाइए। ये बहुत तवानाई से भरपूर भी होते हैं और ग़िज़ाइयत देते हैं। योगर्ट का पाश्चराइजेशन किया जाए तो वो लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं और इसकी प्रोबायोटिक खुसूसियत में इजाफा होता है। अब ये प्रोबायोटिक क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं मक्खन या बटर के बारे में। मक्खन या बटर सबको बड़ा पसंद होता है ना, और हम अमूल बटर ये नाम से जो है ये बहुत फेमस है, तो ये हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे खाने में। तो इसकी तैयारी देखते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक है स्वीट क्रीम और दूसरा है कल्चर्ड बटर। जो स्वीट क्रीम बटर होते हैं मोस्टली ये सॉल्टेड या अनसॉल्टेड होते हैं, नमक के बगैर या नमक के साथ जो है मिलते हैं। और कल्चर्ड बटर जो होते हैं तस्वीर में आप देख सकते हो कल्चर्ड बटर बताए गए हैं। ये जो होते हैं ये दो किस्म होती है, इनमें से कल्चर्ड किस्म के बटर की पैदावार में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बटर होते हैं मोस्टली हम जो इस्तेमाल करते हैं बटर वो स्वीट क्रीम बटर ही होते हैं। कल्चर्ड बटर लेकिन जो तैयार होते हैं इसमें खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं चीज़ की तैयारी, चीज़ प्रोडक्शन। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय के दूध से चीज़ बनाया जाता है। सबसे पहले दूध की कीमियाई और हयाती माइक्रोबायोलॉजिकल जांच होती है।
दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रीमरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामी खुर्दबीनी जानदार और रंग मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 खुर्दबीनी जानदार जो है मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से दूध में तुर्श जायका या खट्टापन पैदा होता है। फिर दही का पानी वे निकालने के लिए इससे और गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। देखिए, जब दही बनता है तो आपने देखे होंगे कि दही जब बनता है तो कुछ गाढ़े गाढ़े दही बनने के बाद उसका पानी भी छूटता है ना, वाइट कलर का। तो वही यहाँ पर होता है, वो पानी जो है यहाँ पर निकाल कर फेंक दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किस तरह से प्रोसेस होता है। रॉ मिल्क, पेस्चराइजेशन और फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन और फिल्टरेशन होता है, फिर इसको कल्चर किया जाता है, कोगुलेशन होता है, फिर स्टिरिंग होती है, कटिंग होती है, फिर स्टिरिंग होती है, कि फिर कर्ड वे मिक्सचर होता है, फिर ड्रेनिंग ऑफ वे, ये दही का जो पानी है ये निकाल दिया जाता है, फिर इसकी प्रेसिंग होती है, सॉल्टिंग की जाती है, नमक मिलाया जाता है, फिर मोल्ड्स में जो है इसे डाला जाता है। इस दौरान भी जो है वे यानी दही का पानी जो उसमें से होता है वो निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको स्टोर किया जाता है, इसकी पैकेजिंग होती है और फिर ये बाज़ार में मार्केट में आ जाता है। तो ये जो चीज़ बनाया जाता है इसके लिए जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल किया गया रेनेट खामरे का इस्तेमाल तवील अरसे तक होता रहा है। बिल्कुल सही, रेनेट खामरे का इस्तेमाल होता है। रेनेट क्या है? रेनेट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फोर्थ स्टमक। एबोमेज़म, ये जो आपको एबोमेज़म दिख रहा है ये कहाँ है? यहाँ पर है, या इसको रेनेट बैग भी कहते हैं। ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स प्रिंसिपली काव्स एंड अडल्ट कैटल, तो जो ये ज़्यादातर जो गाय भैंस वगैरह होते हैं इनकी ग़िज़ा की नाली में ये रेटेंट नामी खामरा होता है, तो इसको वहाँ से लिया जाता है और फिर इसकी मदद से चीज़ तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल इसकी बजाय मशरूम का इस्तेमाल होने लगा है। मशरूम से हासिल शुदा प्रोटीज़ नामी खामरे का इस्तेमाल करके नबाती चीज़ तैयार किया जाता है। प्लांट बेस्ड चीज़ जिसको कहते हैं ये तैयार होता है। वरना जो ग़िज़ा की नाली है जानवरों की उसमें मौजूद, यहाँ पे आप देख सकते हो ग़िज़ा की नाली, इसमें मौजूद एबोमेज़म में मौजूद रेटेंट खामरे का इस्तेमाल करके चीज़ तैयार होता था। अब क्या किया जाता है? दही का वे अलहदा कर लिया जाता है, जिसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यानी इसको फेंकते नहीं हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो पानी, ये दही का पानी होता है और ये जो है ये गाढ़ा जो है एक मादा उसमें से हासिल होता है, इसको निकाल लिया जाता है और इसको निकालने के बाद इस तरह से एक कपड़े में रखना और दोबारा से डाला जाता है। इस कपड़े में रखकर फिर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो फेंक दिया जाता है और फिर इसको काटने, धोने और रगड़ने के बाद नमक मिलाया जाता है। इसको बाकायदा से इस तरह से डब्बों में रख कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसे धोया जाता है और इसमें नमक मिलाया जाता है और ज़रूरी खुर्दबीनी, जानदार रंग और फिर जायका उसका मिलाकर चीज़ तैयार करने की इब्तिदा होती है। इसके बाद इसे दबाकर चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं। इस तरह से इसको प्रेस किया जाता है ताकि ये एक शक्ल इख्तियार करे और जब ये एक शक्ल इख्तियार किया कर लेता है और पुख्तगी जो है इसको लाने के लिए इसको ज़ख़ीरा करते हैं और फिर इस तरह से इसमें पुख्तगी आने के बाद इसको काट कर इसके टुकड़े किए जाते हैं, फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है और इस तरह से चीज़ तैयार किया जाता है। तो ये मिल्क प्रोसेस का डायग्राम बताया गया है। मिल्क को पेस्चराइज करके इससे योगर्ट, फ्रूट योगर्ट, सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़, कर्ड, उसका वे या उसका जो पानी निकलता है वो रिकॉटा वगैरह बनाया जाता है। क्रीम सेपरेटर से बटर चर्न, बटर मिल्क वगैरह तैयार किया जाता है और इन तमाम आमाल में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। क्या आगे देखेंगे।
दूध के ज़रिए बनने वाली अशिया की सन्नती पैदावार के दौरान सफाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। चूँकि बैक्टीरिया को वायरस से खतरा होता है, इसलिए बैक्टीरिया की वायरस कुछ किस्में तैयार की गई हैं। ये जो जितने भी तामुलात होते हैं इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन बैक्टीरिया को किससे खतरा होता है? वायरस से खतरा होता है, इसलिए बैक्टीरिया के वायरस कुछ किस्में तैयार की गई हैं। आजकल सनती माइक्रोबायोलॉजी में खुर्दबीनी जानदारों की तब्दील शुदा किस्में यानी म्यूटेड स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। पैदावार के लिए ज़रूरी अमल ही से तब्दीली लाते हैं और गैर ज़रूरी अमल मादे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ऐसी किस्मों की नशोनुमा मसनूई तौर पे की जाती है। हमने लास्ट वीडियो में देखे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ें सनती तौर पर पैदा करने के लिए। तो अब क्या किया जाता है कि ये जो खुर्दबीनी जानदारों की जो तब्दील शुदा किस्म है, म्यूटेड स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स जो है बड़े पैमाने पर मसनूई तौर पर तैयार किए जाते हैं। कुदरती जो माइक्रोब्स उनका इस्तेमाल नहीं होता, मसनूई तौर पर ये तैयार किए जाते हैं और फिर इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। कॉटेज क्रीम मोज़रेला ये जो है चीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कॉटेज चीज़ बताया गया है। ये जैसे तस्वीर में बाउल में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का होता है कॉटेज चीज़ और ये मुलायम होता है, ताज़ा होता है और फ़ौरन जो है बिल्कुल बनाए हुए होते हैं। और अगर इसको प्रिज़र्व करके हमें रखना हो तो हम इसे 3 से 12 महीने तक अगर रखें तो ये किसी कदर सख्त हो जाते हैं। तो अगर 3 से 12 महीने तक रखे जाएं थोड़े से सख्त होते हैं ये। और ये हम देख सकते हैं क्रीम चीज़ आप लोगों ने देखे भी होंगे, शायद खाए भी होंगे। जो चीज़ क्रीम केक बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्रीम चीज़ ये भी मुलायम होते हैं और ताज़े और फौरी बनाए हुए होते हैं और जो है ये खाने में बहुत लजीज लगते हैं। चीज़ केक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मोज़रेला चीज़ भी किसी कदर मुलायम होता है और जो है आप लोगों ने पिज़्ज़ा और इस तरह के जो है चिकन स्ट्रिप्स वगैरह खाए होंगे, जिसको हम जब खोलते हैं तो इस तरह से रबर की तरह से खींचा जाता है चीज़। नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हो पिज़्ज़ा को जब उठाया जा रहा है तो चीज़ जो है वो खींचा जाता है ऐसे रबर की तरह। तो ये वाली किस्म जो इस तरह से खींची जाती है ये मोज़रेला चीज़ होता है। तो ये भी जो है इसका इस तरह से इसको अगर ज़्यादा दिनों तक रखें तो ये थोड़ा सख्त हो जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा सख्त किस्म जिसको अगर बहुत दिनों तक रखा जाए, 12 महीनों तक अगर रखा जाए तो 12 से 18 महीनों तक तो वो ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये होते हैं परसिमन चीज़ जो होते हैं ये इस तरह से सख्त होते हैं और उम्मूमन हमारे यहाँ खानों में जो चीज़ के स्लाइसेस वगैरह मिलते हैं, हम पिज़्ज़ा पर, बर्गर पर, दूसरी सारी चीज़ों पर जो चीज़ इस तरह से खुरच कर डालते हैं वो उम्मूमन परसिमन चीज़ ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स बहुत अहमियत रखते हैं। तो क्या क्या है प्रोबायोटिक्स, चलिए देखते हैं। प्रोबायोटिक्स नाम हो सकता है आपके लिए नया हो या हो सकता है आपने सुने भी हो। ये अशिया भी जो है दूध से हासिल होती है, लेकिन इनमें फ़ाल बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिव होते हैं बैक्टीरिया इसमें, मसलन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, फिर उसके बाद लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफेडम वगैरह। तो ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म की आंत में खुर्दबीनी जानदार को मुतवाज़न रखते हैं, यानी ग़िज़ा के हाज़मे में मदद करने वाले खुर्दबीनी जानदारों में इजाफ़ा करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताई थी, हमारे पेट में हमारा हाज़मे का पूरा निज़ाम है, इसमें हमारी आंतों में जो है कुछ अच्छे बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरियाज जो है पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह, ठीक है। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये मुसलसल दवाएं खाने की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से, एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से ख़त्म होते जाते हैं। तो इनका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए
और ग़िज़ा के हाज़मे में जो है मदद करने वाले बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़ा करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जैसे हमारे पेट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार होते हैं, जिसमें क्लस्ट्रीडियम का इस्तेमाल होता है, तो इस क्लस्ट्रीडियम को ख़त्म करने में भी प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। यानी अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़ा करते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बुरे या नुकसानदा बैक्टीरिया होते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो क्या है प्रोबायोटिक्स, किन किन चीज़ों से मिलते हैं ये वो देखते हैं। योगर्ट, केफ़ीर, केफ़ीर मैंने बताई थी आपको कि बकरी के दूध से बनाया जाता है दही जैसी शय। गोभी का अचार या दूसरे किस्म के कुछ अचार, पिकल्स जितने भी होते हैं। डार्क चॉकलेट, मेसो सूप, कॉर्न सिरप, मसनूई मिठास, खुर्दबीनी काई, नीलगू सब्ज़ काई, मुख्तलिफ़ किस्म की समंदरी ग़िज़ाएँ जैसे मुख्तलिफ़ शक्लों में प्रोबायोटिक्स अशिया दस्तयाब हैं। नीचे तस्वीर में भी कुछ बताए गए हैं प्रोबायोटिक्स। केफ़ीर बताया गया है, मेसो सूप, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का जो सिरका होता है, पिकल्स, योगर्ट, रॉ चीज़, कच्चा जो चीज़ होता है वो, इन तमाम चीज़ों में प्रोबायोटिक्स जो है ये बतौर प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इनकी कुछ ना कुछ मिक़दार हमारे खाने में शामिल होनी चाहिए। प्रोबायोटिक रिच फूड देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, बटर मिल्क यानी छाछ, लस्सी, एप्पल साइडर विनेगर, कच्चा दूध, चीज़, पिकल्स और फर्मेंटेड वेजीज़, इसके अलावा मीसो और ज़्यादा जो एज चीज़ होता है यानी ज़्यादा दिनों तक रखा हो जो सख्त हो जाता है चीज़, परसिमन चीज़ वगैरह वो तमाम। इसके अलावा याकुल्ट आप लोगों ने आजकल देखे होंगे इस तरह से बॉटल्स में सुपरमार्केट में मिल रहा है, टीवी पे हम इसकी ऐड भी देखते हैं। तो ये जो याकुल्ट है ये भी एक तरह का प्रोबायोटिक है। तो ये जो है प्रोबायोटिक रिच फूड्स थे जो हमारे डाइजेशन में और हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। आजकल प्रोबायोटिक्स को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? पिछले वक्तों में तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता था ना कि लोग जो है याकुल्ट जैसी कोई शय पी रहे हैं, लेकिन आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं इनका। इसकी वजह ये है कि ये पैदावार हमारी ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुर्दबीनी जानदार पैदा करके दीगर जो खुर्दबीनी जानदार है और उनके तहव्वुल के अमल पर काबू रखते हैं। ये उसकी सलाहियत को बढ़ाते हैं। तहव्वुल के अमल के दौरान तैयार होने वाली मुज़ीर अशिया के मुज़ीर असर को ये कम करते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से ग़िज़ाई नाली के मुफीद खुर्दबीनी जानदार नाकारा हो जाते हैं। इनको दोबारा से फ़आल करने का काम प्रोबायोटिक्स अंजाम देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ग़िज़ा की नाली होती हैं, हमारी आंतें होती हैं, उसमें मुफीद खुर्दबीनी जानदार को पैदा करते हैं, नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार को ख़त्म करते हैं। और एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारी ग़िज़ा की नाली के खुर्दबीनी जानदार हैं वो नाकारा हो जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इनको दोबारा से फ़ाल बनाने के लिए प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना किए जाए। अगर आपका काम सादी दवाई से हो रहा है तो पहले तो दवा फ़ौरन बीमार होते ही नहीं लेनी है। जब मर्ज़ शिद्दत इख्तियार बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 1-2 दिन सर दर्द हो रहा है तो हमें जो है कुछ देसी नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए, कुदरती अशिया से इलाज करना चाहिए। फ़ौरन दवा नहीं लेनी चाहिए और दवा लेनी पड़े तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवा और ख़ास तौर से एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, क्योंकि ये इनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा हो सकता है। इसके अलावा पेचिश के इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए भी आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोबायोटिक्स का यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं।
प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है जैसे पेचिश के इलाज के लिए बताया गया। हेल्थ बेनिफिट्स जो है प्रोबायोटिक्स के क्या हैं, तो डायरिया के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मेंटल हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल होता है, वेट लॉस यानी वज़न कम करने के लिए, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पेट में मौजूद है उनकी तादाद में इजाफे के लिए, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब देखते हैं पाव। तो पाव तो सभी ने ज़रूर खाए होंगे, है ना। हम जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं तो हमारी ग़िज़ा का तो बहुत अहम हिस्सा है पाव। अक्सर लोगों का नाश्ता जो है इसी पाव से, नरम पाव या कड़क पाव या वड़ा पाव, कबाब पाव, रगड़ा पाव, है ना। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अंडा पाव मिलाकर हम पाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है ये पाव कैसे बनते हैं? चलिए देखते हैं। अनाज के आटे से मुख्तलिफ़ किस्म के पाव तैयार किए जाते हैं। सिर्फ ये पाव नहीं, इसके अलावा ब्रेड्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउन ब्रेड्स होते हैं, नॉर्मल ब्रेड्स होते हैं, बहुत सारी किस्म के पाव बनाए जाते हैं। आटे में बेकरी ईस्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेक्रोमाइसिस सेरेयूसी नामी खामरे का इस्तेमाल होता है। पानी, नमक और दीगर अशिया को मिलाकर उसका गोला तैयार किया जाता है। फिर उसके इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर उसको एक ट्रे में रख कर जो है फिर उसको बेकरी में डाला जाता है और उसके पाव बनाए जाते हैं। ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर होकर शक्कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और एथेनॉल में तब्दील हो जाती है और CO2 की वजह से ही आटा जो है फूल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाव जो होते हैं वो कितने फ्लफ़ी होते हैं ना, नरम होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। तो ये CO2 की वजह से होता है, उसकी वजह से आटा फूलता है और पाव जो है फिर वो भी फूले हुए बनते हैं। उसे सेक कर जालीदार पाव हासिल होते हैं। कारोबारी सतह पर बेकरी सनत में दबी हुई कॉम्प्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरह से होती है। तो जब बेकरी में जब यहाँ पाव बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, तो वहाँ पर ये कॉम्प्रेस्ड ईस्ट या दबी हुई ईस्ट इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ईस्ट को, और घरों में भी लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नान बनाते हैं, पाव बनाते हैं और ढोकला वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के पैकेट्स एक्टिव ड्राई ईस्ट के या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के पैकेट्स जो है किसी भी किराना दुकान पर मिल जाते हैं। तो घरों में इस्तेमाल होने वाला इस ईस्ट जो है वो खुश्क और इस तरह से दानेदार शक्ल में होता है। कारोबारी इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया ईस्ट में तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन और मादनियाँ जैसे मुफीद अज्जा जो है पाए जाते हैं। जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में, बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसमें ये तमाम अहम अज्जा पाए जाते हैं। इसलिए ईस्ट की मदद से तैयार किए गए पाव और दीगर अशिया तुग़ज़िया बख्श होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईस्ट इन फूड, तो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है इसमें अमाइनो एसिड और मिनरल्स होते हैं और ये वैल्यूएबल हैं एंड वेल नोन फूड सप्लीमेंट एंड हेल्दी इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। हेल्दी इम्पैक्ट होता है इसका बॉडी पर, लेकिन पाव ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसकी बजाय हमें रोटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं सिरका या विनेगर। तो सिरका जो है सबको पता है, ये सिरका इस तरह से होता है, वाइट कलर का, पानी के जैसा ही दिखाई देता है। जो नेचुरल सिरका होता है वो वाइट सिरका भी जिसे कहते हैं, सफ़ेद सिरका। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिरके जो है पाए जाते हैं
एप्पल साइडर विनेगर जैसे हो गया, सेब का सिरका हो गया, चावल का सिरका हो गया, वाइन विनेगर होता है, माल्ट विनेगर होता है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सिरके होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सिरका जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी, उनके खाने में उमूमन सिरका शामिल होता था, तो सिरका खाना सुन्नत भी है। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तुर्श या खट्टा बनाने के लिए नेस, अचार, सॉस, केचप, चटनी जैसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिरका होता है ये 4% एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, 4% ही एसिटिक एसिड होता है। यानी सिरका कैसी खसूसियत रखता है, तेज़ाबी खसूसियत रखता है। और मुख्तलिफ़ अशिया को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर तहफ़्फ़ुज़ इसका इस्तेमाल होता है, चीज़ों को लंबे अरसे तक जो है अच्छा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आजकल मशहूर चाइनीज़ अशिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरका, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम अजीनोमोटो कहते हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ अशिया में इस्तेमाल की जाती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर चावल जैसा जो आपको नज़र आ रहा है वो अजीनोमोटो है, जिसका साइंटिफिक नेम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये सोया सॉस और सिरका और अजीनोमोटो जो है ये खूर्द हयाती की तख़मीर से ही तैयार किए जाते हैं, यानी माइक्रोब के फर्मेंटेशन से ही तैयार होते हैं। यानी इसकी तैयारी में भी माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल होता है, खुर्दबीनी अज्जा का इस्तेमाल होता है। फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर के कारखाने में बनने वाला गन्ने का झाग, मूली में मौजूद निशास्ता जैसी कार्बनी अशिया का सेक्रोमाइसोसिस सेरेविस खामरे के ज़रिए तख़मीर करके एथेनॉल नामी अल्कोहल हासिल किया जाता है। ये एथेनॉल नामी एक अल्कोहल है और ये अल्कोहल जो है देख सकते हैं आप लोग कौन से बनाया जाता है, और जो नीचे तस्वीर में दिखाया हुआ है कॉर्न स्टोवर से, फलों के रस से। और शक्कर के कारखाने में जब शक्कर बन जाती है गन्ने से तो उसका जो बचा हुआ झाग है उससे भी ये बनाया जाता है। और इसकी तैयारी में भी तख़मीर के अमल का इस्तेमाल होता है। और फिर इस इथेनॉल में एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर नामी बैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाकर इनकी खूर्द हयाती तहलील की जाती है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड और दीगर हासिलात तैयार होते हैं। यहाँ पे बताया गया देखिए, अल्कोहल फर्मेंटेशन, इथेनॉल तैयार हो रहा है, फिर एसिटिक फर्मेंटेशन और इसके बाद तैयार होता है विनेगर। तो इस आमेज़े को पकाकर इससे एसिटिक एसिड अलहदा कर लेते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के ज़रिए एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है। फिर पाश्चराइजेशन के बाद मामूली मिकदार में एसिड गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। तो इस तरह से सिरका तैयार होता है। इसके अलावा हमने जो सोया सॉस अभी हम देख रहे थे, तो ये सोया सॉस कैसे बनता है, गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन, ये दरमियान में आप देख सकते हो सोयाबीन है, और ये सोयाबीन के बाद में चंक्स भी बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल सोयाबीन पुलाव वगैरह में होता है ना। तो ये सोयाबीन गेहूं या चावल के आटे में मिलाकर फिर उस पर एस्परजिलस ओराइज़ी के खामरे के ज़रिए उसकी तख़मीर की जाती है और फिर सोया सॉस हासिल करते हैं। तो इस तरह से सोया सॉस बनता है जिसका इस्तेमाल चाइनीज़ खाने में बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस यहाँ पे बताया गया है। सोयाबीन और वीट आप देख सकते हो, इसको मिलाकर उसकी स्टीमिंग की जाती है, रोस्टिंग और क्रशिंग। फिर उसमें स्पोर्स डाले जाते हैं, खामरे देखिए यहाँ पर डाले जाते हैं, और उसको डिज़ोल्व किया जाता है इनटू वाटर। फिर उसको मिक्स किया जाता है उन खामरों को पानी और नमक के साथ। फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन का अमल होता है,
फिर हीट ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग की जाती है और फिर उसके बाद उसे बॉटल्स में डाला जाता है, बॉटलिंग की जाती है। इस तरह से सोया सॉस की तैयारी में भी खुर्दबीनी हयातियात का इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।